विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। जलवायु का वर्गीकरण 3 बृहत उपगमनों द्वारा किया गया है। वे है अनुभाविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। अनुभाविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास होता है। जलवायु का अनुप्रयोग वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति बी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण का अनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंधित स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक अनुभाविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुए। कोपेन की यह पद्धति जो आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। कोपेन के 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु समूह एवं उनकी विशेषताओं को सारणी 12.1 में कोपेन के अनुसार जलवायु दिया गया है। जलवायु समूह ए उष्णकटिबंधीय। इनका लक्षण सभी महीनों में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। बी शुष्क जलवायु वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। सी कोष्ण शीतोष्ण ठंडी। सर्वाधिक ठंडे महीनों का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम। मध्य अक्षांशीय जलवायु। डी शीतल हिम वनवायु। वर्षा के सर्वाधिक ठंडे महीनों का औसत तापमान 0 अंश तापमान से 3 डिग्री नीचे। ई शीत सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। एच उच्च भूमि ऊंचाई के कारण शीत। बड़े अक्षर ए सी डी ई आर्द्र जलवायु को तथा बी शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। जलवायु समूहों का तापक्रम तथा एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उपक्रमों में विभाजित किया गया है, जिसे छोटे अक्षर द्वारा अभिहित किया गया है। शुष्कता वाले मौसमों में छोटे अक्षर एफ, एम, डब्ल्यू और एस द्वारा इंगित किया गया है। इसमें एफ शुष्क मौसम के न होने को यम मानसून जलवायु को, कैपिटल डब्ल्यू शुष्क शीतु ऋतु को और यस शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। छोटे अक्षर ए, बी, सी और डी तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। बी समूह की जलवायु को उप विभाजित करते हुए स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए यस तथा मरुस्थल के लिए डब्ल्यू जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जलवायु प्रकार की सारणी 12.2 में दिखाया गया है। जलवायु समूहों एवं प्रकार का वितरण सारणी 12.1 में दर्शाया गया है। ये समूह उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्त तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापमान बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूहों को 3 प्रकार में बांटा जाता है, जिनका नाम एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, दूसरा एम उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, तीसरा ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। सारणी 12.2 कोपेन के अनुसार जलवायु समूह ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय मानसून और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। कूट अक्षर ए एफ, ए एम, डब्ल्यू और ए डब्ल्यू। लक्षण पहला कोई शुष्क ऋतु नहीं। मानसून लघु शुष्क ऋतु, जाड़े की शुष्क ऋतु। बी शुष्क जलवायु उपोष्ण
कटिबंधीय स्टेपी उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल उपोष्ण अक्षांशीय स्टेपी मध्य अक्षांशीय मरुस्थल BSH BWH BSK BWK निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क निम्न अक्षांशीय शुष्क मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं तथा शुष्क मध्य अक्षांशीय शुष्क शीतोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय समुद्री पश्चिमी तटीय CAF मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क CSA शुष्क गर्म ग्रीष्म CFB कोई शुष्क ऋतु नहीं कोसल तथा शीतल ग्रीष्म D शीतल हिम वन आर्द्र महाद्वीपीय उत्तर ध्रुवीय DF DW कोई शुष्क ऋतु नहीं भीषण जाड़ा जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण E शीत जलवायु टुंड्रा ध्रुवीय हिम टोपी EF सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं सदैव हिमच्छादित हिम EF उच्च भूमि H हिमच्छादित उच्च भूमियों उष्ण कटिबंधीय जलवायु AF से उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका की अमेजन बेसिन पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वीय एशिया के द्वीप हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछार के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान सामान्य रूप से ऊंचा और वार्षिक तापमान नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु एवं उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका व उत्तर पूर्वीय भाग तथा उत्तर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जलवायु विवरण भारत भौतिक पर्यावरण NCERT 2016 में दिया गया। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AF प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती हैं। इस सीमा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वीय भाग में CF तथा CW द्वारा प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। विस्तृत AW जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में बोलिविया और पेरागुआ के निकटवर्ती भागों तथा सूडान एवं मध्य अफ्रीका के दक्षिण पाई जाती है। इस जलवायु में वार्षिक वर्षा AF तथा AM जलवायु प्रकार की अपेक्षा काफी कम तथा विसरणशील है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होते हैं। इस जलवायु में पर्णपातीय वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती हैं। शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है जो विषुवत वृत्त से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। 15 से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन्न क्षेत्र विशेषतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर यह जलवायु विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत है और तटीय भाग में पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में विषुवत वृत्त से 35 से 60 उत्तर व दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होती है जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण प्रायः समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती। समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती। शुष्क जलवायु को स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क जलवायु BS और मरुस्थल जलवायु को BW में विभाजित किया जाता है। इसे आगे 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BHW में बांटा जाता है। 35 से 60 डिग्री अक्षांशों
के बीच इसे मध्य अक्षांशीय स्टेपी बी एस के तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल बी डब्ल्यू के में विभाजित किया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी बी एस एच एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल बी डब्ल्यू एच जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी बी एस एच एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल बी डब्ल्यू एच जलवायु में विसरण, वर्षण व और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है, जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा में दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशीलता होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछार के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। ठंडी धाराओं तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल्जीरिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु सी कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु 30 से 50 अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय तथा सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण CWA भूमध्य सागरीय CS। तीसरा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु ऋतु CFA। चौथा समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु CFB। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CWA आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरीय मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती हैं। यह जलवायु AW जलवायु जैसी ही है, केवल इतना अपवाद है कि इसमें सर्दियों का तापमान कोष्ण होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु CS जैसा कि नाम से स्पष्ट है। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंधीय से 30 से 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट इसके उदाहरण है। ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार उष्ण व शुष्क गर्मियां तथा मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसतन मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 50 सेंटीमीटर के बीच होता है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CFA आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस प्रदेश में वायु राशियां प्रायः अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष वर्षा करती हैं। यह जलवायु पूर्वीय संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा पूर्वीय चीन, दक्षिण जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वीय तट पर पाई जाती हैं। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तड़ित झंझा और शीत ऋतु में वातावरीय वर्षण सामान्य विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में यह 5 से 12 सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु CFB समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती हैं। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र है उत्तरीय पश्चिमी यूरोप, उत्तरीय अमेरिका की पश्चिमी तट, उत्तरीय कैलिफोर्निया, दक्षिण चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्र प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोष्ण होते हैं। गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4
से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्षण साल भर होती है, लेकिन यह सर्दियों में अधिक होती है। वर्षण 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। शीत हिम वन जलवायु डी। शीत हिम वन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोपीय, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीप क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत हिम वन जलवायु को दो प्रकार में विभक्त किया जाता है। डीएफ पहला आर्द्र जाड़ों से मुक्त ठंडी जलवायु और दूसरा डीडब्ल्यू शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता अधिक मुखर होती है। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु डीएफ। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालीन होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्दियां अधिक उग्र होती हैं। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु डीडब्ल्यू। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतुओं में उसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के पर्यावरण की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होते हैं। कुछ स्थानों तो ऐसी भी हैं जहां वर्षा के 7 महीने तक तापमान हिमांकन बिंदु से कम रहता है। वार्षिक वर्षा कम होती है, जो 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। ध्रुवीय जलवायु ई। ध्रुवीय जलवायु 70 डिग्री अक्षांश से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु दो प्रकार की होती है, टुंड्रा ईटी और हिमटोपी ईएफ। टुंड्रा जलवायु ईटी। टुंड्रा जलवायु का नाम काई लाइकेन तथा पुष्पीय पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकार के आधार पर रखा गया है। यह अस्थायी तुषार का प्रदेश है जिसमें अधोभूमि अस्थायी रूप से जमी रहती है। लघु वर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का ही पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। हिमटोपी जलवायु ईएफ। हिमटोपी जलवायु ग्रीनलैंड और आर्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। गर्मियों में भी तापमान हिमांकन से नीचे रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार एवं हिम एकत्रित होती है जाती है, जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिक और अंटार्कटिक जल में खिसक कर प्लवीय हिमशैल के रूप में तैरने लगते हैं। आर्कटिक से 79 दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर यही जलवायु पाई जाती है। उच्च भूमि जलवायु भयाकृत द्वारा नियंत्रित होती है। ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों में मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकार व उनके गहनता में भी स्थानीय अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाइयों के साथ जलवायु प्रदेशों के स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन। जिस प्रकार के जलवायु का अनुभव हम अब कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिम युगों और अंतर हिम युगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृति लक्षण विशेषतः ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के विशेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों
में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। भारत में भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजों दर्शाती है कि ईसा से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। ईसा से 3,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2,000 से 1,700 वर्ष ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल की कैम्ब्रियन आर्डोविशियन तथा सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लीटोसीन युगांतर के दौरान हिम युग और अंतर हिम युग अवधियां रहीं। अंतिम प्रमुख हिम युग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिम युग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अभिनव पूर्व काल में जलवायु सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी में 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेथ मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसमें धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा। फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभाव के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेक बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है, इस जिनमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जो बसे थे। यूरोप ने सन 1550 से सन 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी। जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं। इन्हें खगोलीय और पार्थिविक कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कंकालों की गतिविधियों से उत्पन्न शारीरिक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंक की संख्या घटने से उष्ण एवं शुष्क दशाएं उत्पन्न होती हैं। यद्यपि ये खोज आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत मिलेकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय लक्षणों को बदलाव के चक्र, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी की अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। जलवायु मुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। जलवायु मुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देते हैं। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले शारीरिक विकिरण को कम कर देते हैं। हाल ही में हुए बिना टोपा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद पृथ्वी का औसतन तापमान कुछ हद तक गिर गया था। जलवायु पर पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण मनोदभिभावी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ावा साधारण है, जिसमें वायुमंडलीय ऊष्मन हो सकता है। भूमंडलीय ऊष्मन ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी और सौर विकिरण का पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित अधिकतम
दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप में ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस शब्द का समय अनुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी। इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाती है। अब जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाले कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जाड़ों में बंद दरवाजों व खिड़कियों वाला वाहन घर बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का एक अन्य उदाहरण है। ग्रीन हाउस गैस जीएचएस वर्तमान का चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3 है। कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। किसी भी ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण, वायुमंडल में इसके जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होते हैं। समतापमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समतापमंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं उनके द्वारा लाए गए परिवर्तन से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उबरने में उतना अधिक समय लगता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों, तेल, गैस एवं कोयला के दहन से होता है और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, अतः भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण की गई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ाती है। अपने स्रोत में हुए परिवर्तनों से संबंधित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दोगुना करके किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं। ओजोन समताप मॉडल में उपस्थित होती है जहां पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। इसमें पराबैंगनी किरणों पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती हैं। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैस भी ओजोन को नष्ट करती है। ओजोन की सबसे अधिक हास्य अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण के हास्य ओजोन छिद्र कहलाता है। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों की क्षोभ मंडल से गुजरने देता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसका घोषणा सन 1997 में की गई थी। सन 2005 में प्रभावी हुई इस घोषणा में 141 देशों ने अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्र को ये भूमंडलीय ऊष्मन का एक व्याख्यान पर टिप्पणी ICE एज कॉमेट एयर पॉल्यूशन बिगेस्ट किल साउथ ईस्ट एशिया सेज WH गंगोत्री इज द श्रिंकिंग 23 मीटर एवरी ईयर वार्निंग आर्टिकल्स। ये ग्रीन हाउस गैसेज रीसिंग एल ग्रिमली
एंशिएंट एयर बबल्स बर्ड in Antarctic ice to shed more light on global warming। परिबद्ध किया कि वे सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में 2012 तक 5% कमी लाएं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार भूमंडलीय ऊष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता, तथापि भूमंडलीय ऊष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। हिमटोपियों व हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री तल का स्तर और समुद्र का ऊष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को अपलवित कर सकता है। इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी। विश्व समुदाय के लिए यह गहरी चिंता का एक और विषय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय ऊष्मन को प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संसार रहने लायक रह सके। आज भूमंडलीय ऊष्मन विश्व का प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखें कि दर्ज तापमान के आधार पर ये कितना गर्म हो चुका है। तापमान के उपलब्ध आंकड़ों 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के हैं। इस अध्ययन की संदर्भित अवधि 1961 से 80 है। इससे पहले व बाद की अवधि की तापमान की असंगतियों का अनुपात 1961 से 90 की अवधि के औसत तापमान से लगाया गया है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। काल श्रेणी 1961 से 90 की ग्लोबल के सामान्य तापमान की तुलना में 1856 से 2000 के दौरान पृथ्वी के धरातल के निकट वार्षिक तापमान में असंगतियां को दर्शाती है। तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई दी। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में हुआ, 1901 से 44 और 1977 से 99। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मन 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ जो उत्तरीय गोलार्ध में अधिक चिन्हित था। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन 19वीं शताब्दी में दर्ज किया गया तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक में दर्ज किया गया था। सन 1998 संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। प्रस्तावित परियोजनाएं भूमंडलीय जलवायु परिवर्तनों से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए।